टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, यानी कि ज्योग्राफी के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वर्ष 2023 के बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे और 2024 की परीक्षा के लिए भी काफ़ी संभावित हैं। आपका जो सेंटअप का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो अभी सेंटअप आपने जो अपने कॉलेज में जो परीक्षाएँ दी हैं, उसमें से देखिए मैक्सिमम यही प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आपको अगर याद होगा तो आप देखिए और मिलाइएगा इसको। और ये जो भी प्रश्न जो हैं ये विभिन्न वर्षों में बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में ये कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो बहुत संभावनाएं हैं कि इसमें से बहुत से प्रश्न आपके 2024 के लिए भी जो परीक्षाएं होने वाली है अभी इंटरमीडिएट की, उसमें से रहने की संभावना रहेंगी इसमें। तो आइए देखते हैं इसे। और इसका पहला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसे देखिए और इसके आप अपना भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। देखिए 1921 जो हैं ये जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना गया है ये भारत में। तो 1921 इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि, और आप इससे संबंधित कुछ और बातें आपको बता देते हैं कि आप जानते हैं कि भारत में 1872 में ये पहली बार जनगणना हुई थी। हालांकि जो नियमित रूप से जनगणना भारत में हुई वो 1881 से शुरू हुई थी। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं कि पहली जनगणना शुरू कब हुई थी, तो 1872 में, लेकिन नियमित रूप से जनगणना कब से चल रही है, 1881 में। 1881 से भारत में रेगुलर जनगणना हो रही हैं और जनगणनाएँ जो भारत में होती हैं वो प्रति 10 वर्षों पर होती हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित हैं सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से या फिर जल मार्ग से या फिर इनमें से सभी से। तो ये सही जवाब है, यानी कि इनमें से सभी से संबंधित हैं, यानी कि परिसंचरण की जो धमनियाँ हैं। इसके बाद है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है। मानव भूगोल के जो संस्थापक हैं यानी कि रैडजेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। जबकि इसके बाद के प्रश्न है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से हैं या फिर भौतिक भूगोल से हैं। तो इसका सही जवाब है, यानी कि जो ये मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से ही इसका संबंध है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, जबकि जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो चाइना है। यानी कि पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है जनसंख्या के मामले में। जबकि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश है ये कौन सा है, तो रूस है। और भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल में भारत 7वें नंबर पे है और चीन पहले नंबर पे, 7वें नंबर पे भारत है क्षेत्रफल में और पहले नंबर पे रूस हैं। जबकि जनसंख्या के मामले में चीन पहले नंबर पे हैं और भारत दूसरे नंबर पे हैं। इसके बाद के देखिए यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। अप्रवासी कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं, या फिर वो इनमें से कौन सा जवाब सही है। तो इसका सही जवाब है कि अप्रवासी कहे जाते हैं। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अप्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। एशिया यानी कि सबसे बड़ा महादेश है, तो एशिया में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या का तो 60% जनसंख्या वो एशिया में निवास करती है। भारत भी एशिया में है। ऐसे एशिया में और भी देश हैं जो सार्क के जो सदस्य हैं, जो भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो हैं ये सभी एशिया में ही हैं। नेक्स्ट है कि विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु क्या है। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर इनमें से सभी। तो विकास का केंद्र बिंदु जो है इनमें से सभी हैं, यानी कि ये सभी विकास के लिए किसी भी देश के या किसी भी राष्ट्र के लिए ये जरूरी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। तो सही जवाब है, यानी कि एशिया इसके लिए सही जवाब होगा। 7 महाद्वीप हैं विश्व में और आप जानते हैं कि एशिया ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। कौन से देशों का, देखिए यहाँ पे कभी कभी भारत के राज्यों का भी लिंगानुपात पूछ लेता है और यहाँ पे देश का लिंगानुपात पूछा गया है कि किसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब देखिए जो ये लैटविया है उसका लिंगानुपात यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। इसके बाद है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था।
मानव विकास सूचकांक को यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तान के भूगोल शास्त्री थे और इन्होंने ये मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। इसके बाद है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि अर्थव्यवस्था को हम जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है और इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि, वानिकी और ये अखेट यानी कि जो शिकार होता है, पशुपालन, ये सभी जो है कि मत्स्य पालन इसमें आते हैं, यानी कि इनमें से सभी इसके लिए सही जवाब है। ये सभी जो है क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं और ये सभी प्राथमिक के क्षेत्र से संबंधित हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और निर्माण आते हैं, ये दूसरा सेक्टर होता है। जबकि तीसरा सेक्टर जो है, जो तीसरा क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है और इसमें संचार और परिवहन को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर यहाँ से कंप्लीट हो गए। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल जानते हैं कि रोपण फसल इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए ये कॉफ़ी है, गन्ना और ये रबड़, ये तीनों ही रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। गेहूँ रोपण फसल में नहीं आता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पशुचारण किसकी आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है पशुचारण, यानी कि पशुओं को जो चराने का या पशुचारण जो है वो किस क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, सही जवाब है यानी कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि पंपास कहाँ है। ये पंपास ये क्या है, घास के मैदान होते हैं और ये कहाँ होते हैं। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में ये है, यानी कि वहाँ पे घास के मैदान को पंपास कहते हैं। बर्मिंघम ये बर्मिंघम ये पूछ रहा है कि कहाँ पे हैं। ये 16वां प्रश्न है और ये ग्रेट ब्रिटेन में है। नेक्स्ट है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। 17वां प्रश्न है, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाने से क्या बनता है। तो इस्पात यानी कि स्टील बनाया जाता है। ये ऑप्शन इसमें ए सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित हैं। हमने अभी बताया था कि तृतीयक क्रियाकलाप में यानी कि परिवहन, संचार और सेवाएं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी जो हैं वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि लाल कलर का संबंध ये किससे होता है। लाल कलर यानी कि लाल जो रंग है, कह सकते हैं कि जो कलर हैं, तो वो किससे संबंधित होता है। तो लाल कलर जो है ये यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद है कि इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम कि इसका 20वां प्रश्न होगा। देखिए इसके बाद इसमें 20वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो चली थी वो कहाँ चली थी, ये कब चली थी बताना है। विश्व में पूछ रहा है, भारत में नहीं पूछ रहा है। आप ध्यान रखिएगा इसका कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो इसका सही जवाब है यानी कि 1825 में ये विश्व में पहली रेलगाड़ी चली थी। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में 1853 में रेलगाड़ी चली थी और वो जो रेलगाड़ी थी यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी उस समय और 1853 में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था उस समय। तो इस तरीके से 1853 भारत के लिए होगा, लेकिन इसका जवाब है 1825। इसके बाद है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। विश्व में सबसे सघन रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, यानी कि यूरोप में होगा। इसके बाद है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। ये 22वां प्रश्न है। सही जवाब इनमें से देखिए इसमें हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है ये इसमें नहीं दिया हुआ है। और वैसे एग्जैक्ट डेटा अभी फ़िलहाल मुझे भी याद नहीं है, आप उसको देखिए प्रश्न ये पूछा गया है तो इसका डेटा भी जानना चाहिए। ऐसे इसके बाद है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन यानी कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। इसके बाद है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ दिया हुआ है। देखिए दोनों ही प्रश्न पूछ गए, एक में उसका स्थापना वर्ष पूछा है और दूसरे में इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जेनेवा में है। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और तो जिनेवा इसका सही जवाब है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यानी कि जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है कि आबादान उदाहरण है। ये आबादान ये किसका उदाहरण है। ये
तेल पतन है, सवारी का पतन है, या फिर आप देखिए ऑप्शन और भी हैं। सही जवाब इसका होगा यानी कि तेल पतन का उदाहरण है आबादान जो है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर नहीं है, सांस्कृतिक नगर हैं? मक्का, जेरूसलम, वाराणसी या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी जो है वो सांस्कृतिक नगर हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें से डी सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए मक्का मदीना ये इस्लाम धर्म के लिए सांस्कृतिक नगर हैं, जबकि जेरूसलम यहाँ पे ये उनका वो यीशु मसीह का जन्म हुआ था जो ईसाई धर्म के थे, और ये वाराणसी जिसे भारत में मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, यानी कि हिंदू धर्म का भी ये प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तो इस तरीके से ये सभी ये इसमें सांस्कृतिक नगर के उदाहरण है। इसके बाद है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती हैं? सड़कें जहाँ पे होती हैं तो वहाँ पे किस प्रकार की बस्तियों की प्रतिरूप यहाँ मिलता है? तो यहाँ पे जहाँ पे सड़क होगा यानी कि रेखीय, क्योंकि सड़क यानी कि इस तरीके से निकला हुआ एक रेखा के तौर पे, यानी कि सीधी सड़कें होती हैं, तो यहाँ पे रेखीय प्रतिरूप मिलेगा यानी कि मानव बस्ती का। इसमें अगला प्रश्न है कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? आप देख सकते हैं ऑप्शन में, और इसका सही जवाब है, इसका अर्थ क्या होता है यानी कि विशाल नगर इसका सही जवाब होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व में प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है तो ये बताना है, और लंदन इसका सही जवाब होगा। इसके बाद है कि बिग इंच, ये देखिए प्रश्न कई बार ये इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि बिग इंच का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब यानी कि ये पाइपलाइन से संबंधित होता है, यानी कि ये परिवहन और संचार वाले चैप्टर से हैं। इसके बाद है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार ये भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती हैं, और जबकि केरला जो है भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है। उसके बाद है कि निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, भारत में सबसे कम है, और यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, और ये कहाँ है तो ये 1106 व्यक्ति जो हैं ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है, और भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बताना है कितनी है भारत में। ऑप्शन आप देखिए, और सही जवाब इसका है यानी कि 33वां प्रश्न है, और यानी कि 1.64% ये भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट होगा कि भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है? भारत में पुरुषों के प्रवास का क्या कारण है? क्या कारण है कि भारत में जो पुरुष वर्ग हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में या अपने राज्यों को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं? देखिए शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय ये तीनों ही कारण है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ये 35वां प्रश्न है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि 74% भारत में ये साक्षरता पाई जाती है, जो 2011 का जो आंकड़ा है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, यानी कि जहाँ पे खनन नहीं होते हैं वो कौन सा है? तो देखिए ये रानीगंज, ये भारत का ये जो कोयला उद्योग जब प्रारंभ हुआ था यानी कि 1800 के ईस्वी के आसपास में, और वहाँ पे ये कोलकाता में रानीगंज में वहाँ पे इस खनन यहाँ पे कोयले का खनन शुरू हुआ था, तो ये भी खनन नगर है। देखिए झरिया जो है, देखिए झरिया भी ये झारखंड का है, और झरिया बोकारो धनबाद आप जानते हैं कि ये भी कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से खेतड़ी जो है, ये खेतड़ी राजस्थान का है, और ये भी एक खनन नगर है। इसके बाद है कि ये पटना जो है ये खनन नगर नहीं है। इसके बाद है कि सिंगरेनी, हाँ सिंगरेनी क्या है? राजधानी नगर है, खनन है, पर्यटक नगर है, या फिर इनमें से क्या है आपको बताना है, और सही जवाब है कि ये खनन नगर है। देखिए इसके बाद के प्रश्न है, इसके बाद अब प्रश्न है यानी कि इसका 38वां प्रश्न होगा, यहाँ से देखिए इसी में है 38वां प्रश्न भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि रबी फसल की बुआई कब होती है? ये फसलों से संबंधित है। रबी फसल की बुआई काफ़ी आसान सा प्रश्न है, और आप सब बता सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर ये सब आते हैं। गेहूँ फसल उदाहरण है, अभी आ गया, यानी कि रबी फसल है। इसके बाद है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कपास यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में कपास सबसे ज़्यादा होता है,
और आप ये भी जान सकते हैं कि कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। फिलहाल इसका सही जवाब यानी कि गुजरात होगा, महाराष्ट्र इसमें नहीं है। निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती हैं? टैनिन ये किस में पाया जाता है? आप देख सकते हैं, और चाय में, चूँकि इसीलिए चाय में टैनिक अम्ल भी पाया जाता है, आप ये भी देख सकते हैं। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय जल है? यानी कि अलवण जिसमें लवण नहीं हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि पीने योग्य जो जल है, यानी कि 3% हैं। आप जानते हैं कि 97.5 यानी कि लगभग 97% आप मान सकते हैं कि जो जल हैं वो खारा जल है, लवणीय जल होता है जो पीने योग्य नहीं होता है। तो इस हिसाब से 3% जो जल बचता है वही अलवणीय है, यानी कि उससे हम पी सकते हैं। इसके बाद है कि धात्विक खनिज इसमें से बताना है कि धात्विक खनिज इसमें से कौन है? धात्विक खनिज यानी कि जो हैं वो देखिए, इनमें से लोहा, मैग्नीज और तांबा ये सभी धात्विक खनिज हैं। बैलाडिला प्रसिद्ध है, बैलाडिला ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप देख सकते हैं, सही जवाब इसका क्या हो सकता है? और लौह अयस्क के लिए ये बैलाडिला प्रसिद्ध है। इसके बाद है कि गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? ये 46वां प्रश्न है। गुरुम हिसानी ये कहाँ किससे प्रश्न संबंधित हैं? तो ये भी जो है कि लौह अयस्क से ही संबंधित हैं। बक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। और आप जानते हैं कि बक्साइट यानी कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बक्साइट। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? यानी कि ऑप्शन डी होगा इसके लिए, सौर ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि जिससे ऊर्जा की प्राप्ति और उसकी पुनः प्राप्ति हमेशा होती रहती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को हमेशा ऊर्जा यानी कि उससे ऊर्जा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसके बाद है कि कल्पकम किस राज्य में है? कल्पकम आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु में है, और वहाँ पे ये परमाणु संयंत्र वहाँ पे है भारत का। तो इस तरीके से तमिलनाडु सही जवाब होगा, जिसकी राजधानी चेन्नई है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये कहाँ अवस्थित है? राउरकेला यानी कि जो रूस और जर्मनी की सब देशों के सहयोग से हमारे देश में स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। ऐसे भारत में भी 7 स्टील प्लांट हैं, बोकारो में है, भिलाई में है, दुर्गापुर में है। तो इस तरीके से देखिए राउरकेला ये उड़ीसा में है, और ये वहाँ का एक शहर है, ये जगह है राउरकेला, और उड़ीसा में ये इस्पात यानी कि स्टील प्लांट हैं। नेक्स्ट है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र ये कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में है। आप 10th क्लास में भी इसे पढ़े थे। 1907 में जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद देखिए ये आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि जो इस्पात उद्योग हैं, देखिए भिलाई में है, ये छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर में भी हैं, और भद्रावती यानी कि कर्नाटका में भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि भारत का मैनचेस्टर ये बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो देखिए अहमदाबाद जो है ये भारत का मैनचेस्टर है, यानी कि सूती वस्त्रों के मामले में ये वहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके बाद है कि देखिए कानपुर जो है ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट है कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ये 53 प्रश्न है इसका, और सही जवाब इसका होगा महाराष्ट्र में है ये ट्राम्बे। इसके बाद है कि नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 54वां प्रश्न, सही जवाब इसका 1991। इसके बाद है यहाँ से देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के अंतर्गत की गई थी? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। और आपको पता है कि 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसके बाद है कि नीति आयोग, ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग यानी कि 1950 में, 1991 में, या फिर ये 2014 में, 15 में। तो देखिए नीति आयोग यानी कि 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि आप ये जान सकते हैं कि देखिए योजना आयोग जो था 1950 में उसकी स्थापना हुई थी, और बाद में यानी कि 2015 में 1 जनवरी को उसका नाम बदल करके ये नीति आयोग कर दिया गया था। अब ऐसे नीति का भी मतलब होता है, आप जान सकते हैं यहाँ पे NITI ये है नीति का ये पूरा इसका नाम होता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का पूरा नाम होता है। नीति आयोग जो बना था 2015 में। इसके बाद है कि नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना का संबंध किससे है? देखिए नागपुर योजना का जो संबंध है यानी कि ये सड़क परिवहन से है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार, ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक किया गया है। नेक्स्ट है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये जो हाईवे है यानी कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, सॉरी हाईवे नहीं ये पाइपलाइन है, तो ये हजीरा उसमें कहाँ अवस्थित है, हजीरा ये कहाँ है, तो देखिए ये हजीरा जो है यानी कि गुजरात में है ये। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब इसका भी यानी कि गुजरात है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में की गई थी, जब पहली बार जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की जो ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी। फिलहाल सही जवाब इसका है कि 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, जबकि विश्व में अगर पूछेगा तो 1825 बताइएगा। नेक्स्ट है कि इनसैट, इसका संबंध किससे है, तो इनसैट का जो संबंध है वो उपग्रह संचार से है। इसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है। ऐसे भारत में देखिए 12 जो है वो पतन है, ऐसे भारत में तो पतन की संख्या ज़्यादा है लेकिन ये 12 हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं, और सही जवाब इसका है यानी कि मुंबई जो है ये सबसे बड़ा पतन माना जाता है। नेक्स्ट है कि कोलकाता पतन किस नदी पर है। कोलकाता जो है वो खुद हुगली नदी के किनारे हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि हुगली नदी के किनारे कोलकाता पतन जो अवस्थित हैं। निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। भारत के पूर्वी तट पे कौन से पतन हैं आपको बताना है। तो देखिए ये पारादीप जो है ये यहाँ पे ये पूर्वी तट पे हैं, जबकि देखिए ये मरमगाओ जो है ये गोवा में है, ये मुंबई कांडला ये गुजरात में है। इस तरीके से निम्न नदियों में से सर्वाधिक नदी बताना है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है इसमें से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है यमुना है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है, यानी कि जब वर्षा होती है और उसमें जो वायु प्रदूषण के द्वारा जो वायुमंडल जो दूषित हुआ रहता है, यानी कि वायु प्रदूषण उसका मुख्य कारण है। और अम्ल वर्षा में विशेष करके SO2 यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो धरती पर यानी कि जल के साथ आके गिरता है, और ये काफ़ी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या फसलों के लिए मिट्टी के लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है। इसके बाद है कि यहाँ से देख सकते हैं कि नमामि गंगे ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि हमारे जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो इसका संबंध किस नदी से है, यानी कि गंगा को स्वच्छ करने का एक ये अभियान था, कार्यक्रम था। और हीराकुंड परियोजना, ये बताना है कि ये कहाँ पे है ये हीराकुंड। देखिए हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है, इसका सही जवाब यानी कि होगा उड़ीसा में। इसके बाद एक और होता है यानी कि जो ये भाखड़ा नांगर परियोजना है, वो सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है कि अब देखिए आखिरी प्रश्न यहाँ का होगा कि भारत में यानी कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, तो कृष्णा इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से ये 70 प्रश्न है, यानी कि जिसमें आपको 35 प्रश्न ही बनाने होंगे। तो इस तरीके से ये ज्योग्राफी का प्रश्न था यार। सभी प्रश्न जो है वो 2023 में पूछे गए हैं, और यही प्रश्न आपके सेंटअप में भी सब पूछा गया था। सेंटअप का जो एग्ज़ाम आपके कॉलेजों में हुआ था, तो आप यहाँ से इसको देख लें। इसमें से बहुत से प्रश्न रिपीटेड हैं, कई बार इसके पहले भी पूछे गए थे, फिर 23 में भी पूछा गया है। हो सकता है कि 24 में भी आपसे ये प्रश्न, इसमें से बहुत सारे प्रश्न रह सकते हैं।